नमस्कार। आइए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जब छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी व्यवस्था अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये कहानी है सत्ता की, लालच की और एक पूरे सिस्टम के नाटकीय अंत की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी शासन व्यवस्था, कोई भी सिस्टम ढह कैसे जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पहेली है जिसे हम आज परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सूबेदारी सिस्टम के जो आखिरी साल थे ना, वो कोई शांति भरे दिन नहीं थे, बल्कि ये दौर तो जबरदस्त पॉलिटिकल उथल-पुथल और बाहरी खतरों से भरा हुआ था। मतलब कंट्रोल तो जैसे था ही नहीं, चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। और इसी संकट ने धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम के खत्म होने की नींव रख दी। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था एक खास किरदार। तो चलिए मिलते हैं बिकाजी गोपाल से। इनका सूबेदार बनना ठीक उस वक्त हुआ जब ये सारी उथल-पुथल, ये सारी अराजकता अपने पीक पर थी। जरा सोचकर देखिए बिकाजी गोपाल के सामने चुनौतियां कैसी थीं। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे वो। एक तरफ तो पिंडारियों ने आतंक मचा रखा था, गांव के गांव लूटे जा रहे थे, लोग दहशत में थे। दूसरी तरफ सरगुजा रियासत का जो उत्तराधिकार का मसला था, वो एक अलग ही सियासी सिरदर्द बन गया था। और इन सब के ऊपर से मराठों और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि हो गई जिसने पावर का पूरा खेल ही पलट दिया। हालात सचमुच हाथ से निकलते जा रहे थे। और ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये साफ साफ बताती है कि सत्ता की बुनियाद कितनी ज्यादा हिल चुकी थी। एक के बाद एक शासक की मौत, इससे पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया और एक ऐसी अस्थिरता का दौर शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे एक नए शासक का लालच पहले से बिगड़े हुए हालात को और भी ज्यादा खराब कर देता है। ये नए शासक थे अप्पा साहेब, और कहते हैं कि वो बेहद लालची थे। उन्होंने क्या किया कि अपने सूबेदारों से जो सालाना टैक्स तय था, उससे कहीं ज्यादा पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। जाहिर है इससे पूरे सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। और जब सूबेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इतना पैसा कहां से लाएं, तो अप्पा साहब ने अपने फायदे के लिए सूबेदारों को बदलना शुरू कर दिया। मतलब आज एक को रखा, कल दूसरे को निकाल दिया। जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बची थी, वो भी इस चक्कर में खत्म हो गई। तो इस सारी उथल पुथल और लालच का सीधा सीधा नतीजा क्या निकला? 1817 में बिकाजी गोपाल को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और इसने एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सेट कर दिया कि अब काबिलियत नहीं बल्कि पैसा ही सब कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहां तक जाती है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि गवर्नर तो ऐसे बदले जा रहे थे जैसे कोई घूमता हुआ दरवाजा हो, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। अब अगले सूबेदार आए सखाराम हरी, और उनका अंत बहुत ही अचानक और हिंसक हुआ। रतनपुर के ही एक बाशिंदे ने उन्हें गोली मार दी। सोचिए, उनकी सरेआम हत्या ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि सूबेदार का पद अब इज्जत का नहीं बल्कि जान के लिए खतरा बन चुका था। उनके बाद आए सीताराम टांटिया, और कमाल की बात यह है कि इतिहास में उनके बारे में ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि उनका राज कितना छोटा और उथल-पुथल से भरा रहा होगा। और फिर इस दौर का अंत होता है आखिरी सूबेदार यादवराव दिवाकर के आने से। वही थे जो इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने वाले थे। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यादवराव दिवाकर की जगह इतिहास में बहुत यूनिक है। उन्हें किसी बहुत लंबे या शानदार शासन के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए कि वो इस सिस्टम के आखिरी सूबेदार थे। हाँ, उनके खाते में एक बहुत बड़ी और निर्णायक कामयाबी जरूर थी। वो ये कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को सालों से परेशान कर रहे पिंडारियों के आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि इस बदलाव का छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए असल में मतलब क्या था। तो निचोड़ ये है कि सूबेदारों का इतनी तेजी से बदलना और फिर आखिर में यादवराव का आना, ये सिर्फ कुछ चेहरों का बदलाव नहीं था। नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी सिस्टम के पूरी तरह से खत्म हो जाने का ऐलान था। तो एक युग तो खत्म हो गया, पर जैसा कि हम जानते हैं इतिहास कभी रुकता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अब जो ये खालीपन आया है, इसे कौन भरेगा? आगे क्या होगा? जाहिर है छत्तीसगढ़ के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला था।